नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्वेश्चन सीरीज में हम बात करेंगे आपसे उत्तराखंड टेट के अंतर्गत आने वाले उन सभी प्रश्नों को लेकर के जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो यह वीडियो 4 है। इससे पहले हम आपके साथ दोस्तों प्रीवियस ईयर के से रिलेटेड आपकी 3 वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। तो और आप लोग जितने भी प्रश्न करें उनका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखा करें कि आपने 30 में से 25 प्रश्न किए, 22 प्रश्न किए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। ठीक है, चलिए। तो यहां पर मनोवैज्ञानिक विज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में आपको बताना है कहां पर स्थित है। कहा गया कि जो मनोविज्ञानशाला है वह उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है। इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। कहा गया लखनऊ में, इलाहाबाद में, आगरा में, वाराणसी में। तो अगर हम बात करते हैं मनोविज्ञानशाला की जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह इलाहाबाद में स्थित है। इसी की स्थापना 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में हुई थी। मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक शाला है जहां पर अनुप्रयोग किए जाते हैं प्राणी और जो पशु होते हैं, मनुष्य होते हैं, पशु होते हैं, उनकी मानसिक प्रक्रियाओं पर, अनुभवों पर, व्यक्त करने अव्यक्त करने दोनों चीजों पर यहाँ पर प्रयोग होते हैं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, इलाहाबाद। और यह साथियों 1954 में तैयार हुई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर कि जो संबंध स्किनर का चूहों से और थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे था? भाई स्किनर ने चूहों के ऊपर प्रैक्टिकल किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्लियों के ऊपर प्रैक्टिकल किया था। वहीं पर अगर कोहलर की बात करें, किसकी? कोहलर की बात करें तो कोहलर का जो संबंध था वो चिंपैंजी से था। चिंपैंजी पर कोहलर के द्वारा प्रयोग किए गए थे। ठीक है, तो यहां पर इसका सही जवाब होगा वन मानुषों से, अर्थात इसका सही जवाब डी ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि अधिगम का पठार है। अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में दोष, अधिगम की समाप्ति और अधिगम में अवरोध। तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो क्या हो सकता है भाई? अधिगम में पठार समझते हो भाई? अधिगम अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो शुरुआत में जो स्थिति होती है वो अधिगम में क्या होती है आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि अधिगम हमेशा ऐसे चलता है, अधिगम ऐसे करके चल रहा है, लेकिन फिर क्या होता है इसमें एक अवरोध आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, ये अवरोध कब आता है? जब आप भाई अधिगम में अवरुद्ध अवर्धन होता है, मतलब जब हम अधिगम करते करते हमारी स्पीड स्लो हो जाती है और हमारे अंदर ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलते। ठीक है, जैसे आप शुरू में जब आपने हिंदी पढ़ना शुरू किया होगा तो आपके नंबर हो सकता है पहले 10 आते हो, लेकिन फिर जब आपने हिंदी पढ़ना शुरू किया तो आपके नंबर अब 22 पहुंचने लगे होंगे। लेकिन अब 22 से जो नंबरिंग है वो 26 जब जा रही है ना, तो आपको समय लग रहा है। वो जो पठार बन रहा है, वो जो समय लग रहा है, वो जो अवरुद्ध आ रहा है, वो अवरुद्धन ही दोस्तों क्या कहलाता है? अधिगम में पठार कहलाता है। मतलब ज्यादा बदलाव देखने को या ज्यादा चीजें सीखने को न दिखना। ठीक है, अधिगम में अवरुद्धन समझ आ गया। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं कौन है? स्किनर हैं, हल हैं, पावलव हैं, थॉर्नडाइक हैं। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म के जो लेखक हैं वे साथियों कौन हैं? स्किनर हैं। कौन है? स्किनर हैं। ठीक है, ये जो पुस्तक थी साथियों, इसका प्रकाशन 1938 में हुआ था। यह स्किनर की पहली पुस्तक थी। क्या थी? स्किनर की ये क्या थी? पहली पुस्तक थी। पहली पुस्तक थी स्किनर की। ठीक है, पहली पुस्तक थी। तो आपसे कभी हो सकता है पूछ ले कि भाई पहली पुस्तक कौन सी लिखी, तो आपको बताना पड़ेगा कि द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आगे चलते हैं कि छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? कहा गया प्रशंसा, दंड, पुरस्कार, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो जब हम बच्चों में सही व्यवहार का प्रशिक्षण देना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि बच्चों के सामने हम जो व्यवहार करें वो अच्छा व्यवहार हो, सही व्यवहार हो। ठीक है, तभी दोस्तों क्या होगा? तभी बच्चों के अंदर हमें सही व्यवहार देखने को मिलेगा। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता का संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? हल ने, कैंडलन ने, कोहलर ने और ब्रिक ने। तो यहां पर है कि समस्या समाधान में लक्ष्य संप्रत्यय का जो हल
दिया था या प्रस्तावित किया था वो हल ने दिया था। किसने दिया था? हल ने दिया था। ये ऑप्शन यहां पे सही हो जाता है। इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? कहा गया बुश, डेविड ह्यूम, D.W. एलेन और A.C. चन। तो आपको बताना है यहां पर जो सूक्ष्म शिक्षण है, सूक्ष्म शिक्षण को डेविड ह्यूम ने, किसने? डेविड ह्यूम इससे संबंधित नहीं है। बाकी बुश, D.W. एलेन और A.C. चन ये सभी आपके सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो स्तर है वो आपका अधिगम का स्तर नहीं है। यहां पर जो दूरवर्ती स्तर है ना, दूरवर्ती स्तर, यह साथियों आपके शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? व्याख्यान, योजना, अन्वेषण, मस्तिष्क उद्वेलन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। तो जब आप इसको देखते हो तो वह व्याख्यान होती है कि व्याख्यान वह नीति है जो कि जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। ए ऑप्शन यहां पे सही होगा। आगे चलते हैं कि निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। तो इनमें से, निम्न में से समावेशी शिक्षा की एक विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसका सही जवाब होता है कि यह केवल विशेष आवश्यकता वालों बच्चों को सीखने की अभिवृद्धि करती है। तो आपका सही जवाब आपको मिल गया। निम्न में से, कहा गया निम्न में से कौन सी या कौन सा कैलेंडर अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? छात्र कथन, अभिभावक कथन, शिक्षक कथन और मौन। तो यहां पे जो सही जवाब होगा वो है अभिभावक कथन। कैलेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। कैलेंडर की अभिभावक कथन प्रणाली से यह संबंधित नहीं है। आपका बी ऑप्शन होता है। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या होती है? आपसे पूछा है, बताइए संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या होती है? रूप ग्राम होती है, ध्वनि ग्राम होती है, पद होती है या शब्द होती है? जब हम बात करते हैं संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई, तो वह साथियों आपकी रूप ग्राम होती है। आपका सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। हम करके सीखते हैं, हम करके सीखते हैं, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? योकम के द्वारा, सिम्पसन के द्वारा, डॉक्टर मैस के द्वारा और कोलेसनिक के द्वारा। तो आपको बताना है कि हम करके सीखते हैं, यह कथन डॉक्टर मैस के द्वारा कहा गया था। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण स्तर नहीं है? कौन से शिक्षण का स्तर नहीं है? निम्न में से कौन शिक्षण का स्तर नहीं है? तो यहां पर आपके पास चार ऑप्शन है। बोध, चिंतन, स्मृति और वर्णन। वर्णन साथियों यह किसी भी प्रकार से शिक्षण का स्तर नहीं है। ठीक है, वर्णन किसी भी प्रकार से शिक्षण का स्तर नहीं है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से चलेंगे कि शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है निदान की, प्रत्यक्षीकरण की, क्रिया और प्रतिक्रिया की और उपर्युक्त सभी। तो यहां पर जो उत्तर होता है वो है आपका सी ऑप्शन कि शिक्षण की अंतःक्रिया में जो अवस्था होती है वह क्रिया और प्रतिक्रिया की मुख्य संक्रिया होती है। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार से अनुबंधन में निहित है। अनुक्रिया का अनुबंधन, उद्दीपक सामान्यीकरण, अनुक्रिया सामान्यीकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो ये क्या हो रहा है, ये कोहलर का एक सिद्धांत था। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है कि उसने पहले हो सकता है काले कुत्ते ने उसे काट लिया हो, काली गाय ने उसके सामने किसी को मारा हो। जरूरी नहीं है ना कि उसे ही मारा हो, भाई किसी को भी मारा हो, उसने देख लिया हो,
उसने काला सांप देखा हो, तो उसके मन में अब क्या रहता है कि जो काली वस्तुएं होती हैं वो मारती पीटती ही हैं, तो इसलिए वहां पर उद्दीपक का सामान्यीकरण हो गया है। ठीक है, उद्दीपक का सामान्यीकरण हो गया है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? चले आगे। अगला प्रश्न है, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? भाई, जब आप शिक्षण विधि का चयन कर रहे हो उस समय पर आपको क्या चीजें ध्यान में नहीं रखनी चाहिए? व्यक्तिगत भेद को, अभिभावक की पृष्ठभूमि को, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर और विषय की विशिष्ट प्रकृति। भाई ये एक चीज समझो, जब हम बात कर रहे हैं शिक्षण विधि की तो वो संबंधित होनी चाहिए स्टूडेंट से। ठीक है, तो वहां पर अभिभावक क्या पेरेंट्स का कोई काम होता है? मुझे तो नहीं लगता कि पेरेंट्स का कोई काम होता है। तो अभिभावक की पृष्ठभूमि क्या है, उस चीज को कहीं भी दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी चीजें आप ध्यान में रख सकते हो, जैसे अभिभावक, व्यक्तिगत जो भेद है बच्चों के अंदर वो आप ध्यान रख सकते हो, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर याद रख सकते हो। निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, अभिवृद्धि की स्थिरता और समूह एवं खेलों में सहभागिता। निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? तो आप यहां पर देखेंगे कि जिज्ञासा की जो कमी होती है ना, जिज्ञासा की कमी साथियों, यह बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित है? उद्भवन, अभिप्रेरण, आयोजन और प्रबोधन। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो सृजनात्मक प्रक्रिया होती है उसका संबंध अभिप्रेरण से नहीं होता। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल से सही होगा। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, मानसिक विकास। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो यहां पर आप देखेंगे कि जो प्रथम चरण है वो है दोस्तों शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का वृद्धि और विकास प्रथम चरण है। आपका सही ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाता है। सीखना एक तरह के व्यवहार का बचाव है, विस्तार है, संशोधन है, प्रसार है। तो यहां पर जो सीखना है वो एक तरह के व्यवहार का संशोधन है। क्या है बेटा? एक तरह के व्यवहार का संशोधन है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए, चालाक अधिगम के लिए और आकस्मिक अधिगम के लिए। स्किनर बॉक्स का जो प्रयोग किया जाता है वह प्रसूत अनुबंधन के लिए किया जाता है, प्रसूत अनुबंधन के लिए। ठीक है, तो आपका यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है। भाई कितने परीक्षण यहां पर भाटिया बैटरी में हैं? तो आपके 5 परीक्षण भाटिया बैटरी में सम्मिलित हैं। आप में से जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं वे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगला है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? फ्रॉवेल ने, मॉन्टेसरी ने, कुक ने या डाल्टन ने? तो बात आती है कि जो किंडरगार्टन विधि है, किंडरगार्टन विधि दोस्तों, इसका प्रतिपादन फ्रॉवेल के द्वारा किया गया। आपका ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है? अगर हम संकलनात्मक परामर्श की बात करते हैं तो इसके परामर्शदाता थॉर्न है। कौन है भाई? इसके परामर्शदाता थॉर्न है। आगे है, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? कहा गया छात्र को दंडित करना, उसे नजरअंदाज करना, उसके माता पिता को सूचित करना, अवांछित व्यवहार के कारणों से पता लगाना और उपचारों का सुझाव देना। तो यहां पर जो सही जवाब होता है वो है अवांछित व्यवहार के कारण का पता लगाना और उपचार करना। यह छात्रों के अवांछित व्यवहार के संशोधन का सबसे प्रभावी तरीका है। भाई मान लीजिए कोई बच्चा अवांछित प्रकार का व्यवहार कर रहा है तो उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो गार्जियंस हैं, उनको यह पता लगाने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर किन कारणों से वह अवांछित व्यवहार कर रहा है और उसे
कौन सा उपचार देने की आवश्यकता है? डिसलेक्सिया संबंधित है, कहा गया पढ़ने से संबंधित है, गणितीय कौशल से संबंधित है, लेखन संबंधी समस्या है, या वाक क्षमता संबंधी विकार है। तो डिसलेक्सिया जिन व्यक्तियों को होता है उनको पढ़ने संबंधी समस्या होती है, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए, अस्थि बाधित विद्यार्थियों के लिए, श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए और शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के लिए। तो जो ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डिंग होती है यह साथियों दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए क्या होता है? प्रयुक्त किए जा सकते हैं। कहा गया कि CWSN, भाई ये टर्म आप लोगों ने प्राइमरी लेवल की जो क्लासेज होती हैं, जूनियर लेवल क्लास होती है, उनमें अब ये पूछा जाने लगा है ये किनके लिए होता है। तो ये जो CWSN जो बालक होते हैं ये दिव्यांग बालक बोले जाते हैं, जिन्हें हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे बोलते हैं। इसका सही जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? साक्षात्कार, विश्वास, वृत्तिक और वृद्धि। आपको बताना है संप्रेषण। तो परामर्श का जो तत्व नहीं है वो है आपका वृत्तिक वृद्धि, मतलब आपका सी ऑप्शन यहां पर सही होता है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है मित्रों तो वीडियो को अब आप लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ आपने शेयर नहीं किया है तो आप उन्हें शेयर करके यहां जरूर बुलाइएगा। और आप यदि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 80 777 43 527 इस दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा? इस नंबर पर संपर्क करने के लिए आप मैसेज डालिएगा हाय यूपी टेट, जो भी आपका एग्जाम है, ठीक है। आपका यू टेट का एग्जाम है उत्तराखंड टेट, तो आप उत्तराखंड टेट डाल देंगे। उत्तर प्रदेश में अगर आपका यूपी टेट का एग्जाम है तो आप यूपी टेट डाल देंगे। अगर आप एमपी से वीडियो देख रहे हैं तो आप एमपी टेट डाल दीजिएगा और इस ग्रुप में आप ज्वाइन कर जाइएगा। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। और जो प्लेलिस्ट है साथियों संस्कृत की, आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ हिंदी की प्लेलिस्ट भी आप जाकर के जरूर देखिएगा। थैंक यू टू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।